हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं। अभी जैसा कि आपको पता RML के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसके लिए अपने मॉडल पेपर आ रहे हैं। तो ये अपना मॉडल पेपर है जो नर्सिंग पार्ट का है और 9th मॉडल पेपर है। इसका नॉन नर्सिंग पार्ट आ चुका है, वो आप वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। और अब ये है इसका नर्सिंग सब्जेक्ट का पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। आप शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आपको देखना है ये हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसमें से आपको स्कोर निकालना है अपना, कितना स्कोर है बिना आंसर देखे पॉज कर लेना है वीडियो को, और फिर आपको आंसर निकालना है। कितने आंसर सही होते हैं फिर वो कमेंट करके बताना है, और बताना है लास्ट में वीडियो कैसा लगा, और लाइक ज़रूर करना है जिससे पता चलेगा कि आपको कितना पसंद आ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है सीलिंग टेस्ट यूज्ड। जो सीलिंग टेस्ट है वो किसके लिए यूज किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है स्टोरेज ऑफ विटामिन B12। B12 विटामिन के स्टोरेज के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12। B12 के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तीसरा अपने पास में ऑप्शन है डाइजेशन ऑफ विटामिन B12, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास अब्जॉर्प्शन ऑफ B12। तो किसके लिए किया जाता है तो सीलिंग टेस्ट? तो अब ये आपको ये तो पता था B12 के लिए किया जाता है, लेकिन क्या किया जाता है? प्रोडक्शन, स्टोरेज, प्रोडक्शन, डाइजेशन या फिर अब्जॉर्प्शन? तो इसका राइट आंसर है अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। B12 का अब्जॉर्प्शन के लिए ये आपका सीलिंग टेस्ट किया जाता है। और विटामिन का B12 का अब्जॉर्प्शन कौन करता है, ये एग्जाम में आ जाता है। तो इसका होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर हैं जो आपके विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन करवाते हैं। अगर विटामिन B12 या इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो गई तो आपको कौन सी डिजीज देखने को मिलेगी? तो वो है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी में देखने को मिलेगी। और इसके अंदर आपको क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो वह है आपको रेड बीफी टंग। रेड बीफी टंग आपको इसमें देखने को मिलती है। तो ये आपके इससे विटामिन B12 से कितने क्वेश्चन बनते हैं आपको देख लेना। सीलिंग टेस्ट आपके विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए किया जाता है, और विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन आपका इंट्रिंसिक फैक्टर करवाता है। और अगर इन दोनों की किसी की भी कमी हो जाए तो आपको पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलेगा। और विटामिन B12 का दूसरा क्या नाम है? साइनोकोबालामाइन। ये आपका विटामिन B12 का दूसरा नाम है। तो इसमें 5-6 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर इज। नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर कितना होता है? पहला ऑप्शन 5 से 10 mm ऑफ Hg, दूसरा 10 से 15, तीसरा 15 से 20, चौथा 20 से 25। तो राइट आंसर इसका होगा, राइट आंसर विल बी 5 से 10 mm ऑफ Hg। 5 से 10 mm ऑफ Hg इसका नॉर्मल प्रेशर होता है, और अगर ये प्रेशर बढ़ जाए तो उसको आप पोर्टल हाइपरटेंशन बोलोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फिर अगर ये बढ़ जाए, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इफ इंक्रीज कॉल्ड पोर्टल हाइपरटेंशन। अगर ये बढ़ जाए तो उसको पोर्टल हाइपरटेंशन बोलोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द फेज ऑफ इजेक्शन ऑफ मिल्क। फेज जिसमें इजेक्शन ऑफ मिल्क होता है क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है गैलेक्टोपोइसिस, दूसरा है गैलेक्टोकाइनेसिस, तीसरा है गैलेक्टोजेनेसिस, चौथा है मेमोजेनेसिस। तो राइट आंसर क्या होगा? इजेक्शन ऑफ मिल्क क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इज गैलेक्टोजेनेसिस। गैलेक्टोजेनेसिस आपका मिल्क इजेक्शन की प्रोसेस को बोलते हैं। मिल्क इजेक्शन को आप बोलोगे गैलेक्टोकाइनेसिस। और जो आपकी लैक्टोजेनेसिस है वो आपकी मिल्क फॉर्मेशन बोल दो, मिल्क फॉर्मेशन या फिर मिल्क सिक्रेशन की प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? आपकी लैक्टोजेनेसिस। और ये जो गैलेक्टोपोइसिस है ये आपकी जो ये मिल्क फॉर्मेशन हो रहा है इसका मेंटेनेंस रखती है। मेंटेनेंस की प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी गैलेक्टोपोइसिस। मतलब एक बार ये स्टार्ट हो गया, अब ये कंटिन्यू स्टार्ट रखता है। गैलेक्टोपोइसिस का काम है ये कंटिन्यू करना। मेमोजेनेसिस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इसको आप बोलते हो मेमोजेनेसिस। फिर नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेनिंजेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। मेनिंजेस आपकी जो मेनिंग्स होती है आपकी ब्रेन की लेयर, उनकी आप अरेंज करना आपको आउटसाइड टू इनसाइड। तो पहला ऑप्शन आपका ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड
और पायामीटर। दूसरा है पायामीटर, अरेक्नोइड मैटर और ड्यूरामीटर। तीसरा अरेक्नोइड मैटर, पायामीटर और ड्यूरामीटर। चौथा है अरेक्नोइड मैटर, ड्यूरामीटर और पायामीटर। तो आपको इसके लिए याद रखना है, एक ट्रिक है मेनिंजेस को याद रखने के लिए, डी, ए और पी। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। डी फॉर ड्यूरामीटर, ए फॉर अरेक्नोइड और पी फॉर पायामीटर। डी ए पी ये है, आपको याद रखना है। डी फॉर ड्यूरामीटर, ए फॉर अरेक्नोइड, पी फॉर पायामीटर। तो ये आपका है। और अब आपको याद रखना है कि जो डी है, डी मतलब इसको अगर हिंदी में बोले तो आप दूर लिख सकते हो इसको, डी फॉर दूर। तो डी फॉर क्या हो गया? दूर। दूर यानी बाहर है, ये ब्रेन से दूर है। कहाँ से? ब्रेन से दूर है। तो डी फॉर दूर हो गया। तो सबसे बाहर वाली क्या होगी आपकी? डी ड्यूरामीटर, बीच वाले अरेक्नोइड मीटर, और सबसे पास पी फॉर पास, ये है ब्रेन के पास में। पास में हिंदी में लिखो तो ऐसे पास, ये पास में है तो पायामीटर है। अब आप आउटसाइड टू इनसाइड कर सकते हो, मतलब ये आपकी इनसाइड से होगी और ये आउटसाइड से होगी। तो इसको अरेंज करेंगे तो इन्होंने बोला है आउटसाइड टू इनसाइड। एग्जाम में ऐसा आ जाता है, आपको ध्यान देखना है, कुछ भी पूछ सकता है, इनसाइड टू आउटसाइड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, उसके लिए मैंने ये आपको ट्रिक बताई है थोड़ी सी। तो इनसाइड टू आउटसाइड भी पूछ सकता है, आउटसाइड टू इनसाइड भी पूछता है। तो इसमें आउटसाइड टू इनसाइड पूछा है, तो क्या आएगा आपका? आउटसाइड क्या है, दूर क्या है? पहले ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड और पायामीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड एंड पायामीटर। तो राइट आंसर विल बी, सॉरी, आउटसाइड टू इनसाइड। ये आपका शायद क्वेश्चन इसमें आंसर गलत दे रखा है। तो जो आउटसाइड टू इनसाइड है, तो सबसे बाहर रहेगी ड्यूरामीटर, और फिर अरेक्नोइड मीटर, और फिर पायामीटर। ये इसका प्रोसेस रहेगा। बाहर वाली ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड मीटर और पायामीटर, ये ऑप्शन इसका रहने वाला है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, पार्किंसंस डिजीज इज कॉज्ड बाय। पार्किंसन डिजीज किससे कॉज होती है? तो पहला ऑप्शन है हेरिडेटरी फैक्टर, दूसरा है डेथ ऑफ ब्रेन सेल ड्यू टू ओल्ड एज, तीसरा है इम्पेयरमेंट ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग सेल इन द ब्रेन, चौथा है डीमाइलिनेशन ऑफ द नर्वस सेल। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज इम्पेयरमेंट ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग सेल। जो आपका डोपामाइन है उसकी कमी की वजह से आपको पार्किंसन डिजीज देखने को मिलती है। तो यानी जो डोपामाइन प्रोड्यूसिंग सेल है उसमें कोई इम्पेयरमेंट हो जाए या फिर उसमें डैमेज हो जाए तो आपको पार्किंसन डिजीज देखने को मिल सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए स्पेस कोल्ड इज फाउंड बिटवीन द टू प्लूरल कैविटी। दो प्लूरल कैविटी के बीच के स्पेस को आप क्या बोलोगे? पहला ऑप्शन है प्लूरा, दूसरा है पेराइटल, तीसरा है मीडियास्टाइनम और चौथा है सिरोसा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर विल बी मीडियास्टाइनम। ये जो आपका प्लूरल कैविटी, यानी ये आप समझ सकते हैं यहाँ डायग्राम से, ये आपका लंग्स हो गया। तो लंग्स की जो ये प्लूरल है, यहाँ पे दे रखा था स्पेस कोल्ड फाउंड बिटवीन द टू प्लूरल कैविटी। एक प्लूरल कैविटी ये, एक प्लूरल कैविटी ये, इन दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? यहाँ पे आप मीडियास्टाइनम, इसको बोलोगे आप मीडियास्टाइनम। एक होता है मीडियास्टर्नम, दोनों वर्ड एक जैसे हैं थोड़े से, मीडियास्टर्नम। तो आपका जो स्टर्नम, इसके ऊपर जो रिब्स केज होता है आपका, थोरेक्स होता है, रिब्स केज, इसमें आपकी ये बोन रहती है यहाँ पे स्टर्नम। तो इसके मिड पार्ट होता है, उसको आप बोलोगे मीडिया स्टर्नम, और इन दोनों लंग्स के बीच के स्पेस को आप बोलोगे मीडिया स्टाइनम। और यहाँ पर लंग्स के पाई जाती है कार्डियक नोज, जहाँ पर आपका हार्ट भी सिचुएटेड रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज। सीरम हेपेटाइटिस को आप दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन हेपेटाइटिस ई, दूसरा हेपेटाइटिस बी, तीसरा हेपेटाइटिस ए, चौथा बैक्टीरियल हेपेटाइटिस। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर भी हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी को आप सीरम हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। और जो हेपेटाइटिस ई है वो आपकी, इसको आप एंडेमिक भी बोलते हो, एंडेमिक हेपेटाइटिस भी बोलते हो उसको। और एक हेपेटाइटिस सी होता है, एक हेपेटाइटिस सी होता है, उसको पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। अगर रूट की बात करें
तो हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ए दोनों का रूट क्या होता है? फीको ओरल, फीको ओरल रूट रहता है। और इसका क्या रहता है? इसका पेरेंटल रूट या फिर बोल सकते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, ये इसका रूट रहता है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन। ये पोस्ट ट्रांसफ्यूजन है, मोस्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बेस प्रेजेंट इन डीएनए बट एब्सेंट इन आरएनए। कौन सा बेस जो डीएनए में होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता है? पहला ऑप्शन है ग्वानिन, दूसरा थायमिन, तीसरा यूरेसिल, चौथा साइटोसिन। तो राइट आंसर इज थायमिन। जो थायमिन होता है वो डीएनए में होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता है। ये देखिए, ये याद करने का बता दूं मैं आपको। देखो इसमें ये आपके बेस रहते हैं साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और यूरेसिल। ये आपका आरएनए में है। आरएनए आपका सिंगल स्टैंडर्ड रहता है और डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड रहता है। इसमें भी सेम ये पाए जाते हैं बेस साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन। यहाँ पे यूरेसिल होता है और यहाँ पे थायमिन होता है। इसको याद रखने के लिए आपको दोनों चीजें रख लेनी है। आरएनए और डीएनए दो चीजें होती हैं आपके पास में, तो इसके सामने आपको दोनों नाम रख ले हैं। एक रखना है यूरेसिल और एक रखना है थायमिन। एक रखना है आपका थायमिन। अब ये दोनों में से नाम को मैच करना है आपको। याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं। इसको दोनों को बोलना है आपको यू आर। इसमें आर आ रहा है, इसमें कहीं डी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। आर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसमें यू के साथ आर आ रहा है, तो यू आर के साथ आ रहा है तो ये आर के साथ ही रहेगा। यानी आरएनए में आपका यूरेसिल रहेगा और डीएनए में आपका थायमिन रहेगा। तो इन्होंने क्वेश्चन यही पूछा है, प्रेजेंट इन डीएनए बट एब्सेंट इन आरएनए। तो आरएनए में थायमिन की जगह क्या रहता है? यूरेसिल। तो आपको ध्यान रखना है, यूरेसिल याद रखने की ट्रिक है ये। R4 आरएनए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इज ए फंक्शन ऑफ। प्रोटीन सिंथेसिस किसका फंक्शन है? पहला ऑप्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा है गोल्जी अपरेटस, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवाता है? तो इसका राइट आंसर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपका क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपका स्टीरोइड सिंथेसिस का काम करता है। स्टीरोइड सिंथेसिस का काम करता है। उसके बाद में अगर गोल्जी अपरेटस की बात करें तो ये क्या काम करता है आपका? ये पोस्टमेन या फिर बोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस का काम करता है। ये क्या करता है? पैकेज को प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करता है एक जगह से दूसरी जगह। प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? गोल्जी अपरेटस। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है आपका? एनर्जी प्रोडक्शन, या फिर बोल सकते हैं ये क्या होता है? ये पावर हाउस ऑफ सेल होता है। एटीपी का सिंथेसिस कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी सिंथेसिस किसका काम है? पावर हाउस है। पावर हाउस है तो पावर देने का काम करेगा। पावर किससे मिलती है अपनी बॉडी में? एटीपी से। द सोर्स ऑफ एनर्जी, द जो कि मोड ऑफ एनर्जी है वो अपना है एटीपी। एटीपी से हम एनर्जी लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं क्योंकि इसमें एटीपी का सिंथेसिस होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एब्सेंट ऑफ स्पीच एंड एक्टिविटी टर्म्ड एज। एब्सेंट ऑफ स्पीच और एक्टिविटी को आप क्या बोलोगे? पहला ऑप्शन है ऑटिज्म, दूसरा म्यूटिज्म, तीसरा एफेजिया, चौथा क्रेटिनिज्म। तो क्या बोलोगे? तो राइट आंसर इज म्यूटिज्म। इसको आप बोलते हो म्यूटिज्म। ऑटिज्म इससे मिलता जुलता है। ऑटिज्म क्या होता है आपका? ये एक आपका डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो पर्सन है वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, किसी दूसरों से लोगों से उसको कोई मतलब नहीं होता है। और क्रेटिनिज्म है वो आपकी जो थायराइड है, थायराइड ग्लैंड का अगर एब्सेंट होना या फिर एट्रोपी होना, ये जन्म से ही अगर एब्सेंट होना या फिर एट्रोपी होना, क्या बच्चों के अंदर, किसके अंदर? वो भी चाइल्ड के अंदर। अगर चाइल्ड के अंदर ऐसी कंडीशन की एब्सेंट है या फिर एट्रोपी है तो ऐसी कंडीशन को आप बोलोगे क्रेटिनिज्म। ऐसी कंडीशन को आप बोलोगे क्रेटिनिज्म। और अगर एडल्ट में थायराइड का डिसऑर्डर है तो उसको बोलोगे मिक्सिटिमा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग
ECT करंट इज पास्ड फॉर, ड्यूरिंग ECT करंट कितना पास होता है, 5 से 10 सेकंड के लिए होता है, या फिर 10 से 30 सेकंड के लिए होता है, या फिर 03 to 07 सेकंड के लिए होता है, या फिर 1 to 3 सेकंड होता है। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज 0 to 3 सेकंड। आपको यहाँ पर 0.121 सेकंड देखने को मिल सकता है, 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं होता है। ECT 0.121 के अंदर मिलेगा, तो यहाँ पे ये अप्रोप्रिएट आंसर है 0.3 to 0.7 सेकंड, और जो वोल्टेज है वो 70 to 120 वोल्ट तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज कॉमन इन अस्थमा? कौन सा सिम्टम्स अस्थमा में कॉमन है? तो पहला ऑप्शन है बार्किंग कफ, दूसरा है ब्रेडिकार्डिया, तीसरा है ड्राई प्रोडक्टिव कफ, चौथा है वीजिंग। तो कौन सा सिम्टम्स आपको अस्थमा में देखने को मिलेगा? बार्किंग कफ, ब्रेडिकार्डिया, ड्राई प्रोडक्टिव कफ, या फिर वीजिंग? तो राइट आंसर इज वीजिंग। वीजिंग है जो आपका अस्थमा का मोस्ट पॉपुलर सिम्टम्स है। अस्थमा का मोस्ट पॉपुलर जो साइन बोल सकते हैं वो है आपका वीजिंग। वीजिंग के अलावा आपको डिस्निया भी देखने को मिलेगा उसके अंदर। फिर नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन? कौन सा हार्मोन ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को रोकता है? तो पहला ऑप्शन है सोमेटोस्टेटिन, दूसरा है थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन, तीसरा है सोमेटोट्रोपिन, चौथा है डोपामाइन। तो इसका राइट आंसर होगा सोमेटोस्टेटिन। जो सोमेटोस्टेटिन है वो आपके ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द आइडियल एवरेज न्यूबॉर्न हेड सर्कमफ्रेंस एट बर्थ? हेड सर्कमफ्रेंस, न्यूबॉर्न का हेड सर्कमफ्रेंस कितना होगा एट बर्थ? हेड सर्कमफ्रेंस एट बर्थ अगर पूछे कोई तो कितना होता है आपका? पहला ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, दूसरा 55 सेंटीमीटर, तीसरा 35 सेंटीमीटर, द फोर्थ ऑप्शन इज 75 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इज पहला ऑप्शन आपके पास 15 सेंटीमीटर, दूसरा 55 सेंटीमीटर, तीसरा 35 सेंटीमीटर, चौथा 75 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर विल बी 35 सेंटीमीटर। जो हेड सर्कमफ्रेंस है एट बर्थ अगर पूछे तो वो होता है 33 to 35 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पर चेस्ट सर्कमफ्रेंस की बात करें तो एट बर्थ आपका चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो 3 सेंटीमीटर कम होता है। 3 सेंटीमीटर कम होता है किससे? हेड सर्कमफ्रेंस से। तो वो होता है आपका 30 से 33 सेंटीमीटर। और अगर 1 ईयर की बात करें, 1 ईयर में जो आपका हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो दोनों बराबर हो जाते हैं, जो कितना हो जाता है अबाउट 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं। द लाइट ऑफ विच कलर इज यूज टू ट्रीट नियोनेटल जॉइंडिस? नियोनेटल जॉइंडिस में कौन से कलर की लाइट यूज की जाती है? पहला ऑप्शन है रेड लाइट, दूसरा है येलो लाइट, तीसरा है ऑरेंज लाइट, चौथा है ब्लू लाइट। तो इसका राइट आंसर आएगा ब्लू लाइट। ब्लू लाइट आपकी नियोनेटल जॉइंडिस के लिए यूज की जाती है क्योंकि जो आपका हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है उसमें जो आपकी ब्लू लाइट है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो भी प्रॉपर होती है, जो जितनी आपको पिगमेंट को चाहिए होती है 420 to 470 के समथिंग होती है इसकी जो वेवलेंथ होती है। तो वो फिक्स अपने इसके पिगमेंट के लिए, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के लिए प्रॉपर होती है, जितनी उसको चाहिए होती है, तो उसको लाइट को अब्जॉर्ब करता है, वो अब्जॉर्ब कर लेता है ब्लू लाइट को। ये ब्लू लाइट होती है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि बॉडी को मतलब जो सीन करने में, देखने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि अगर साइनोसिस हो गया बच्चे को तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि ब्लू हमें इसकी बॉडी ऑलरेडी ब्लू दिखती है, तो इसके साथ में ब्लू के साथ में इसलिए ही हम वाइट लाइट भी यूज करते हैं। तो ब्लू और वाइट लाइट का कॉम्बिनेशन हम थेरेपी में यूज करते हैं ताकि विजुअलाइजेशन अच्छा हो सके। फिर नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर वॉज गिवन। जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? पहला ऑप्शन है करतार सिंह कमेटी, सेकंड ऑप्शन इज श्रीवास्तव कमेटी, थर्ड ऑप्शन इज चड्डा कमेटी, फोर्थ ऑप्शन इज बोर कमेटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी करतार सिंह कमेटी। जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का कॉन्सेप्ट है वो आपकी करतार सिंह कमेटी ने दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द 4 A's ऑफ सिजोफ्रेनिया? कौन सा आपका 4A जो सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं उसमें इंक्लूड नहीं है? पहला ऑप्शन है ऑटिज्म,
दूसरा है एसोसिएशन डिस्टर्बेंस, तीसरा है एंजाइटी, चौथा है अफेक्ट डिस्टर्बेंस। तो इसका राइट आंसर होगा एंजाइटी। जो एंजाइटी है वो आपके सिजोफ्रेनिया के 4A में इंक्लूड नहीं है। सिजोफ्रेनिया के 4A के सिम्टम्स में क्या है, ये ब्लूअर ने दिया था, ब्लूअर ने 4A सिम्टम्स दिए थे, जिसमें पहला ए का मतलब होता है अफेक्ट डिस्टर्बेंस, दूसरा ए का मतलब होता है ऑटिज्म, तीसरा ए का मतलब होता है एसोसिएटिव लूजनेस, चौथा ए का मतलब होता है एम्बीवेलेंस। तो ये आपके 4A हैं, वो आपको याद रखने हैं। यहाँ पे ऑप्शन चेंज होके भी आ सकता है, तो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से इसमें होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम, बिलिरुबिन कहाँ से बनता है? तो पहला ऑप्शन हीम से, दूसरा ग्लोबिन से, तीसरा ट्रांसफेरिन से, चौथा गैस्ट्रोफेरिन से। तो राइट आंसर इज हीम। जो बिलिरुबिन है वो आपका हीम से बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबॉडीज किससे प्रोड्यूस होती है? पहला ऑप्शन है आपका प्लाज्मा सेल, दूसरा है इरिथ्रोसाइट, तीसरा है मोनोसाइट, चौथा है बेसोफिल्स। तो इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मा सेल। जो एंटीबॉडी है वो आपकी प्लाज्मा सेल से बनती है। इरिथ्रोसाइट आपका WBC का नाम है। फिर नेक्स्ट है, while measuring central venous pressure CVP the 0 point of manometer is adjusted to, 0 जो आपका जब आप CVP मेजर कर रहे हो तो मैनोमीटर का 0 पॉइंट कहाँ पर एडजस्ट किया जाता है? पहला ऑप्शन है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, दूसरा है मिड एक्सिलरी लाइन, तीसरा है पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, चौथा है शोल्डर लेवल। तो इसका राइट आंसर है मिड एक्सिलरी लेवल। देखो कुछ इस तरह से ये आपका एक्जिला है, यहाँ से आपको एक लाइन खींची जाती है बीच में एक्जिला के एकदम मिड से, ना इंटीरियर से, ना पोस्टीरियर से, ना शोल्डर से। तो आपका मिड एक्जिला है, वहां से लाइन खींची जाती है और उसके लेवल पे आपका 0 पॉइंट ऑफ मैनोमीटर को हम रखते हैं। तो इससे क्या होता है, CVP एकदम एग्जैक्ट आता है। फिर नेक्स्ट है, ड्यूरिंग क्लोटिंग द प्रोथ्रोम्बिन इज चेंज टू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ, क्लोटिंग के टाइम आपका प्रोथ्रोम्बिन है जो थ्रोम्बिन में चेंज होता है, तो वो किसकी प्रेजेंस में चेंज होता है? तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम आयन एंड फिब्रिनोजन, दूसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड विटामिन के, तीसरा ऑप्शन कैल्शियम एंड विटामिन के, चौथा ऑप्शन कैल्शियम एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो राइट आंसर है इसका, राइट आंसर विल बी कैल्शियम आयन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसकी प्रेजेंस में आपका जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरोकोर्टिकोइड आर सिक्रेटेड बाय, जो आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरोकोर्टिकोइड किसके द्वारा सिक्रेट होते हैं? तो पहला ऑप्शन आपके पास में गोनेड्स, दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड्स, तीसरा है पेनक्रियाज, चौथा है इंटीरियर पिट्यूटरी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी इसका आंसर है। ऑप्शन में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका राइट आंसर आएगा एड्रिनल ग्लैंड। जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है आपकी रीनल के ऊपर होती है, रीनल के ऊपर होती है, किडनी के ऊपर होती है ये ग्लैंड, तो इसको सुप्रा रीनल भी बोलते हैं। किडनी के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, इसलिए इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर जो इसकी जो सेल्स हैं, इसकी जो आपकी जो ग्लैंड है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा है एड्रिनल मेडुला। तो इसके दोनों पार्ट्स होते हैं। तो इसमें से अब हम कॉर्टेक्स हैं उसकी बात करें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, आपकी 3 तरह की सेल होती हैं। हम उसको याद करने के लिए आपको बता दूं G, F और R, इससे आपको याद रखना है। तो पहली सेल है उसका नाम है जोना, जोना सब में लगेगा, ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर दूसरी है जोना फेसिकुलाटा, जोना फेसिकुलाटा। फिर है जोना रेटिकुलरिस। ये आपकी 3 सेल होती हैं आपकी कॉर्टेक्स के, जोना ग्लोमेरुलस और जोना फेसिकुलाटा और जोना रेटिकुलाटा। तो जोना ग्लोमेरुलोसा है उससे आपका मिनरोकोर्टिकोइड होता है, उसके बाद में जो फेसिकुलाटा है उससे आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है। उसके बाद में जो रेटिकुलाटा है जो उससे आपके एंड्रोजन सिक्रेशन होते हैं, होता है। इस तरह से आपको याद रखना है। अगर कोई आगे भी पूछ ले कि
ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, इनका अलग अलग भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से आते हैं। तो ये GFR के नाम से आपको सेल याद रखनी है। कोर्टेक्स की 3 तरह की सेल होती हैं, जो एक तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा और जोना रेटिकुलोसा। तो इस तरह की ये सेल होती हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच कॉम्प्लिकेशन में अकर इन सीवियर बर्न केसेस। कौन सा कॉम्प्लिकेशन आपका सीवियर बर्न केसेस में आपको देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास में हाइपोग्लाइसेमिया, दूसरा है आपके पास में गैस्ट्रिक अल्सर, तीसरा आपके पास में मसल एट्रोपी और चौथा है आपके पास में पैरालिसिस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका सीवियर बर्न में कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा गैस्ट्रिक अल्सर। जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो आपको सीवियर बर्न में देखने को मिल सकता है यहाँ पर, और इसके साथ में हाइपोग्लाइसेमिया नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे हाइपरग्लाइसेमिया भी देखने को मिल सकता है, हाइपो नहीं देखने को मिलेगा और बाकी ये चीजें नहीं देखने को। तो गैस्ट्रिक अल्सर आपको बर्न के अंदर देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद ए हियरिंग इम्पेयर्ड पेशेंट। जब आप कोई हियरिंग इम्पेयर्ड पेशेंट से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन आपके पास में फेस द पेशेंट व्हेन स्पीकिंग, दूसरा आपके पास रिपीट द स्टेटमेंट, तीसरा आपके पास में साउट सो दैट पेशेंट कैन हियर, फिर चौथा है आपके पास में यूज ए हाई पिच वॉइस। तो आपको क्या करना है ऐसे में, राइट आंसर इज फेस द पेशेंट व्हेन स्पीकिंग। जब आप पेशेंट से बात कर रहे हैं तो उसके सामने आपको फेस कर लेना है और फिर आपको बोलना है। रिपीट, बार बार रिपीट नहीं करना है, आपको एक बार बोलना है, तरीके से बोलना है। साउट सो दैट पेशेंट कैन हियर, साउट नहीं करना आपको, वॉइस आपको लो करनी है, धीरे आपको आवाज में बात करनी है। और यूज हाई पिच, हाई पिच नहीं करना है आपको, यूज लो पिच में आपको उससे बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज कंसर्न विद हियरिंग। कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन जो हियरिंग से कंसर्न होता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी और सेंस ऑफ स्मेल के लिए भी। तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारे पास में टेम्पोरल लोब, दूसरा हमारे पास में पेराइटल लोब, तीसरा हमारे पास में सेरेबेलम, चौथा है हमारे पास में हाइपोथैलेमस। तो राइट आंसर इज टेम्पोरल लोब। जो टेम्पोरल लोब है वो आपका हियरिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी और सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से आपको ये इसमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईटिंग बिहेवियर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय। जो ईटिंग बिहेवियर है वो किससे रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड रहता है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास में हाइपोथैलेमस, दूसरा है आपके पास में एड्रिनल ग्लैंड और तीसरा ऑप्शन आपके पास में पेनक्रियाज और चौथा ऑप्शन आपके पास में थायराइड ग्लैंड। तो ये आपके पास में 4 ऑप्शन है। तो कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन हमारा ये है, फिर से सुन लो, कि ईटिंग बिहेवियर है किससे रेगुलेटेड होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है वो आपका हंगर, थ्रस्ट एंड टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेनली अगर बात करें तो हंगर भी आपका हाइपोथैलेमस से होता है और थ्रस्ट भी आपका हाइपोथैलेमस, और टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है आपका हाइपोथैलेमस से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीलिंग ऑफ फुलनेस, डिस्कम्फर्ट, नोजिया एंड एनोरेक्सिया इज टर्म्ड एज। क्वेश्चन है हमारा कि फीलिंग ऑफ फुलनेस, डिस्कम्फर्ट एंड नोजिया, आपको फुलनेस, जो स्टोमक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फुलनेस फील होती है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, नोजिया और एनोरेक्सिया ये सब फील होता है। तो ऐसी ये सब के कॉम्बिनेशन की टर्म को आप क्या बोलोगे। तो पहला ऑप्शन है आपके पास में सेटिएटेड, दूसरा ऑप्शन है आपके पास में डिस्पेप्सिया, तीसरा ऑप्शन आपके पास में डिस्फेजिया, चौथा ऑप्शन आपके पास में मेलेना। तो इसका राइट आंसर होगा डिस्पेप्सिया। ऐसी कंडीशन को आप डिस्पेप्सिया बोलोगे। डिस्पेप्सिया का दूसरा नाम है इंडाइजेशन, जो आप नॉर्मली यूज करते हो। इंडाइजेशन आप नॉर्मली यूज करते हो लेकिन आप डिस्पेप्सिया यूज नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन को आप बोलोगे इंडाइजेशन या फिर डिस्पेप्सिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल बीपी एट बर्थ। नॉर्मल बीपी क्या होती है बर्थ के टाइम। तो पहला ऑप्शन है 120/80 mm ऑफ एचजी, दूसरा है 80/50 mm ऑफ एचजी, तीसरा ऑप्शन 50/40 mm ऑफ एचजी, तीसरा ऑप्शन 110/70 mm ऑफ एचजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर एडल्ट की बात करें तो 120/80 mm ऑफ एचजी होता है, लेकिन एट बर्थ आपका 80/50 mm ऑफ एचजी होता है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन इज, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है। पहला ऑप्शन है आपके पास में वैक्सीनेशन, दूसरा आपके पास में हेल्थ एजुकेशन, तीसरा आपके पास में अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट और चौथा है आपके पास में सर्जरी। तो क्या होगा, कौन सा आपका एग्जाम्पल है सेकेंडरी प्रिवेंशन का।
तो इसका राइट आंसर है अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट। जो आपका ये वैक्सीनेशन है वो आपका प्राइमरी में आएगा, वो आपका प्राइमरी में आएगा। फिर नेक्स्ट है आशा वर्कर एट द लेवल। आशा वर्कर कौन से लेवल पे काम करती है? पहला ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दूसरा कम्युनिटी पे, तीसरा विलेज लेवल पे, चौथा पीएचसी पे। तो राइट आंसर है विलेज लेवल पे। जो आशा है आपका विलेज लेवल पे काम करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिजीज फाइलेरिया इज कोज्ड बाय। जो डिजीज फाइलेरियल डिजीज है वो किससे कोज होती है? पहला ऑप्शन है एस्केरीज, दूसरा वाउचेरिया ब्रोंकाप्टी और तीसरा है प्लाज्मोडियम, चौथा है टीनिया सोलेनियम। तो राइट आंसर इज वाउचेरिया ब्रोंकाप्टी। जो आपको वाउचेरिया बैनक्रॉप्टी है वो आपका फाइलेरिया कोज करता है। फिर नेक्स्ट है कॉमनेस्ट कोज ऑफ नियोनेटल डेथ इन इंडिया। कॉमनेस्ट कोज ऑफ नियोनेटल डेथ, नियोनेट है, नियोनेट की डेथ का मोस्ट कॉमन कोज क्या है इंडिया के अंदर? तो पहला ऑप्शन आपके पास है प्री मेच्योरिटी, दूसरा आपके पास में कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, तीसरा बर्थ इंजरी, चौथा मेटाबॉलिक डिजीज। तो इसका राइट आंसर आएगा प्री मेच्योरिटी। प्री मेच्योरिटी या फिर प्री टर्म बेबी, प्री टर्म या प्री मेच्योरिटी के कारण सबसे ज्यादा आपको नियोनेटल डेथ देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस इन इन्फेंट अपीयर। जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है वो इन्फेंट में कब अपीयर होती है? तो पहला ऑप्शन है एट बर्थ पे, दूसरा है विद इन फर्स्ट वीक ऑफ बर्थ, दूसरा है इन सेकेंड वीक ऑफ बर्थ, तीसरा है नन, चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आएगा विद इन फर्स्ट वीक ऑफ बर्थ। जो आपका जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है वो आपका 48 टू 72 आवर के अंदर अपीयर होता है, तो आप उसको फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस बोलोगे। फिर नेक्स्ट है द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल एंड लिगेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रेफर्ड एज। आपकी जो फेलोपियन ट्यूब है उसका रिमूवल और लिगेशन को आप क्या बोलोगे? पहला है मास्टेक्टोमी, दूसरा है वसेक्टोमी, तीसरा ट्यूबेक्टोमी और चौथा है लेप्रोटोमी। तो इसका राइट आंसर है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी इज द टर्म फॉर रिमूवल ऑफ लिगेशन एंड रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अगर मेल में हम बात करें तो क्या आएगा? वसेक्टोमी। वसेक्टोमी उसमें क्या होता है, जो वास्ट डिफरेंस है उसको रिमूवल या फिर लिगेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट है स्टेज ऑफ मलेरिया फीवर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। जो आपकी स्टेज ऑफ मलेरिया है, मलेरिया फीवर की जो स्टेज है उसमें से कौन सी इंक्लूड नहीं है? पहला ऑप्शन कोल्ड स्टेज, दूसरा हॉट स्टेज, तीसरा फीवर स्टेज, चौथा स्वेटिंग स्टेज। तो इसका राइट आंसर है फीवर। फीवर है, फीवर स्टेज नहीं होती है आपकी। फीवर की 3 स्टेज होती है, जिसमें पहली स्टेज है आपकी कोल्ड स्टेज, जिसमें आपको ठंड लगती है, सर्दी लगती है, विग्रेस सीवरिंग होती है और 15 से 60 मिनट तक ये रहती है। फिर दूसरी जो स्टेज है वो आपकी हॉट स्टेज आती है, जिसमें इंटेंस हीट जनरेट होती है और ड्राई बर्निंग स्किन देखने को मिलती है और 2 to 6 आवर के लिए देखने को मिलती है और हेडेक भी होता है। फिर जो थर्ड स्टेज है वो है आपकी स्वेटिंग। स्वेटिंग के अंदर आपको प्रोफ्यूज स्वेटिंग देखने को मिलती है, इसमें टेम्परेचर आपका कम होता है और 2 to 4 आवर की ये स्टेज रहती है। तो इस तरह से पहली स्टेज ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई, 3 स्टेज होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनल स्टेप इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन ए लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पर फाइनल स्टेप ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर क्या होती है? पहला ऑप्शन आपके पास में बॉइलिंग, दूसरा फिल्ट्रेशन, तीसरा डिसइंफेक्शन, चौथा स्टोरेज। तो राइट आंसर इज डिसइंफेक्शन। जो डिसइंफेक्शन है सबसे फाइनल स्टेप है। पहली स्टेप है वो आपकी होती है स्टोरेज, दूसरी होती है फिल्ट्रेशन और तीसरी होती है डिसइंफेक्शन। स्टोरेज में आपका जब स्टोर करके रखते हैं तो आपका जो पार्टिकल्स हैं, लार्ज पार्टिकल्स हैं, वो नीचे जम जाते हैं। उसके बाद में जब आप फिल्ट्रेशन करते हो तो अप्रोक्स 98% जो आपके जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो फिल्ट्रेशन में रह जाते हैं, लार्ज पार्टिकल जो नहीं चाहिए होते हैं वाटर में। उसके बाद में डिसइंफेक्शन के अंदर आप कंप्लीट वाटर को प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मॉडरेट हाइपोथर्मिया इन नियोनेट्स इज। जो आपका मॉडरेट हाइपोथर्मिया नियोनेट्स में किसको बोलोगे? तो ऑप्शन है पहला हमारे पास में बिलो 32 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है आपके पास में 32 टू 35.9 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 33 टू 33.6 टू 36.2 डिग्री सेल्सियस और चौथा अपने पास में 36.4 टू 37.2 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर इज 32 टू 35.9 डिग्री सेल्सियस आपका मॉडरेट होता है। जो आपका हाइपोथर्मिया की जो स्टेज है वो आपकी देख सकते हो, जैसे कि 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज है आपकी माइल्ड हाइपोथर्मिया, दूसरी है मॉडरेट हाइपोथर्मिया,
तीसरी है आपकी सीवियर हाइपोथर्मिया। जो माइल्ड हाइपोथर्मिया है उसमें आपको जो टेम्परेचर है वो आपका 36 टू 36.4 के बीच में देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 36 टू 36.4 डिग्री के बीच में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो मॉडरेट हाइपोथर्मिया है उसमें 32 टू 35.9 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलता है। जो सीवियर हाइपोथर्मिया होता है उसमें आपका बिलो 32 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड इन स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर। जो आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में किसकी प्रेजेंस में होता है? तो पहला ऑप्शन है पेनक्रेटिक लाइपेज, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा है बाइल साल्ट, चौथा है गैस्ट्रिक लाइपेज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में किसकी रिक्वायरमेंट होती है आपके इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए? तो राइट आंसर इज बाइल साल्ट, वहां पर रिक्वायर होता है बाइल साल्ट। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज अप्रोप्रिएट इन एक्यूट एपिस्टेक्सिस। कौन सा एक्शन आपका एपिस्टेक्सिस के लिए अप्रोप्रिएट होगा? तो पहला ऑप्शन है टिल्ट द पेशेंट हेड बैक, दूसरा ऑप्शन है प्लेस द पेशेंट हेड बिटवीन हिज लेग, तीसरा है पिंच नोज एंड पेशेंट लीन फॉरवर्ड, चौथा है आपके पास में प्लेस वार्म कंप्रेस ऑन द पेशेंट्स नेजल ब्रीज। तो इसका राइट आंसर है पिंच द नोज एंड पेशेंट लीन फॉरवर्ड। इस तरह से आपको नोज को पिंच कर लेना है और लीन फॉरवर्ड की तरफ कर लेना है। ऐसे नहीं करना, आपको पीछे की तरफ नहीं होना है, नहीं तो आपको एस्पिरेशन होने के चांसेस हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है अपना लास्ट क्वेश्चन है कूलीज फ्रैक्चर इज द फ्रैक्चर ऑफ द। जो कूलीज फ्रैक्चर है वो किसका फ्रैक्चर है? तो पहला ऑप्शन है डिस्टल एंड ऑफ द सेम स्पीसीज, दूसरा ऑप्शन आपके पास में प्रोक्सिमल एंड ऑफ रेडियस, तीसरा आपके पास में डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, चौथा आपके पास में शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। तो राइट आंसर इज डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। इस तरह से आपको जो डिस्टल एंड ऑफ रेडियस है ये आपकी जो रेडियस और अल्ना दो बोन होती है आपकी फोरआर्म की, उसमें से जो रेडियस बोन का डिस्टल पार्ट्स है उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, उसकी वजह से आपको कुलीज जो फ्रैक्चर देखने को मिलता है। देखो एक होता है कुलीज और एक होता है स्मिथ, दोनों में आपका रेडियस का ही फ्रैक्चर होता है, लेकिन देखो इसमें क्या फर्क होता है। जो कुलीज फ्रैक्चर है उसमें आपको जो हैंड है वो आउटवर्ड मुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे आप देखोगे तो आउटवर्ड की साइड में मुड़ जाएगा, और जो स्मिथ फ्रैक्चर है उसमें आपका जो हैंड है वो इनवर्ड हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सी कुली ओ, सी ओ कुली में आ रहा है सी ओ मतलब आउटवर्ड, और स्मिथ में आ रहा है आई, एस एम आई, आई मतलब इनवर्ड। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों में आपकी रेडियस है। तो कैसा लगा आज का सेशन हमें कमेंट करके बताना, और आपका स्कोर भी बताना। अगर आपको कोई कमी लगी है तो जरूर बताना, और अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करना, जिससे हमें पता लगेगा कि आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम और वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ में, और लाइक करना जरूर ताकि हमें पता चलेगा कि आप लोगों को पसंद आया।